देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कॉम्पिटिटिव के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, तो 11th और 12th का जो अपना हुआ है वो आप लोगों को पढ़ना है। ये अपन खाली एक बार रिवीजन और जो एक्स्ट्रा फॉर्मूले हैं वो मैं आप लोगों को लिखा के दे रहा हूँ। तो अपन बहुत ज़्यादा नहीं समझा रहे यहाँ पे, सारे फॉर्मूले एक बार रिवाइज कर रहे हैं और ध्यान रखो जो एक्स्ट्रा फॉर्मूले हैं वो मैं लिखा के दूंगा। ठीक है, तो आप लोगों ने 11th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है और 12th का भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो पोर्शन है वो आप लोगों ने पढ़ना है ना। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना है तो आप इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस से कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आप लेंगे एंड देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? सपोज दिस इज अ चार्ज q और यहां है डिस्टेंस r। सपोज दूसरा एक चार्ज ले लेंगे q1, डिस्टेंस सेम रखेंगे। अब दोनों में से स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है उस पर्टिकुलर फिक्स डिस्टेंस पे, अगर ये कंपेयर करना है या उसी चार्ज के लिए भी कंपेयर करना है कि अगर वो पास में है या दूर है तो भी चलेगा। अभी दो अलग अलग चार्जेस को कंपेयर कर रहे हैं फॉर सेम डिस्टेंस कि कौन ज्यादा स्ट्रांग है। तो यहां लाके रखेंगे आप लोग q0। व्हाट इज q0? इट इज यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इट इज यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज 1 कूलम चार्ज है, तो वो यहां लाके रखो और वही चार्ज यहां पे लाके रखो। ये अगर इस पे ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा या ये इस पे ज्यादा एक्सर्ट करेगा वो डिपेंड करेगा कि जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। अगर ये चार्ज ज्यादा फोर्स एक्सर्ट कर रहा तो इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है यानी स्ट्रेंथ ज्यादा है। ये चार्ज अगर फोर्स ज्यादा एक्ट कर रहा होगा तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। तो दो अपन चार्ज को कंपेयर कर सकते हैं या फिर एक भी चार्ज को कंपेयर कर सकते हैं। पहले चार्ज रखना है एट ए डिस्टेंस r1 और यहां रखना है एट ए डिस्टेंस r2। अपने को ये देखना है कि इंटेंसिटी यहां ज्यादा है या यहां ज्यादा है। तो अपन यहां पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाके रखेंगे और यहां पे भी लाके रखेंगे। तो डेफिनेटली यहां फोर्स ज्यादा एक्ट होगा, यहां फोर्स कम एक्ट होगा। मतलब आप चार्ज से दूर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है, ऐसा बोल सकते हैं। तो एक जनरलाइज डेफिनेशन बना लेते पहले। तो ये है चार्ज q, ये है चार्ज q0, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। डेफिनेटली ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो रिपल्शन ये रहेगा फोर्स में। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन है फोर्स एक्सपीरियंस, जाने दो इसको भी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज एट दिस पॉइंट व्हिच इज एट अ डिस्टेंस r। सपोज it is defined as the force experienced by unit positive test charge. Electric field intensity is defined as force experienced by unit positive test charge. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता चल गई तो q चार्ज पे फोर्स निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं इधर में। तो यूनिट चार्ज के लिए जैसे g की वैल्यू अपन बोलते हैं 9.8 अर्थ के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, मतलब वो है फोर्स फॉर यूनिट मास। ये है फोर्स फॉर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, सेम है। जी की वैल्यू अगर पता है, किसी ने बोला m मास के लिए निकालो तो इनटू m कर देंगे। इसी तरह इंटेंसिटी पता है फॉर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, किसी दूसरे चार्ज के लिए बोला तो इनटू q कर देंगे, सेम है। तो ये है फॉर यूनिट मास ग्रेविटेशनल फोर्स, किसी दूसरे मास के लिए निकालना है तो m इनटू g कर देंगे। इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो g को आप ऐसा भी लिख सकते हैं F अपॉन m और उसको Ig से डिनोट कर सकते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट मास। सेम वे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स है वो पता चल गया, तो q चार्ज पे कितना फोर्स रहेगा वहां पे वो इससे निकाल सकते हैं। तो ये स्ट्रेंथ बता था उस फील्ड की, ग्रेविटेशनल की या इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो ये याद रखो। तो ये हटा देना, यूनिट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का न्यूटन, फोर्स का, चार्ज का न्यूटन पर, और दूसरा भी यूनिट आएगा वोल्ट पर मीटर। ये बात में समझाऊंगा वोल्ट पर मीटर कैसे आता है, वो देखेंगे उसके बाद में। ये याद रखो ना, ध्यान रखिए।
डायमेंशंस, फोर्स के डायमेंशन लिख रहे पहले, m1 l1 t-2 I रेज़ टू 0 कर रहे हैं अभी फिलहाल के, अपॉन में चार्ज है तो चार्ज के डायमेंशन क्या है, m0 l0 t1 I1, तो ऊपर जाके माइनस, ये -3 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखो, यहाँ चाहे तो आप वेक्टर दे सकते हैं, जो फोर्स की डायरेक्शन वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी डायरेक्शन रहेगी। देखो एक बार इतना फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इक्वेशन बना सकते हैं, E इज इक्वल्स टू फोर्स का इक्वेशन इन दोनों के बीच में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन r स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q0 cancel, so it can be written as 1/4 pi epsilon 0 Q upon r square। ये हो गया समझो एयर के लिए। अब मीडियम के लिए लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 pi k epsilon 0 Q upon r square, k की वैल्यू आ जाएगी क्या, और वी कैन राइट, अगर डिवाइड करेंगे EM EA अपॉन EM ऐसे कर रहे हैं, तो EA की वैल्यू अपॉन EM, तो बाकी सब कैंसिल, सिर्फ K बचेगा, तो इट इज K। फोर्स के साथ भी ऐसे ही लिखा था अपन ने, तो याद रखो फोर्स मैक्सिमम कहाँ है, दो चार्ज के बीच में, एयर में, और जब आप उसको किसी दूसरे मीडियम में डालेंगे तो फोर्स डिक्रीज होगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे भी है, K की वैल्यू अपन ने देखा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, for air it is 1, for metals it is infinity, and for any other material K is greater than 1। तो एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा रहेगी और मीडियम में डेफिनेटली कम, जैसे फोर्स में, तो ये याद रखना। फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, जो फोर्स की डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी रहेंगी, तो बोथ ऑफ देम ओबे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, वो बताता पहले इतना देखो। ठीक है, तो ये हो गया, ये मिटा देते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, फोर्स के लिए भी वही स्टेटमेंट आएगा, थोड़ा सा इक्वेशन बदलेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी सेम है। If number of charges are interacting, मान लो number of charges interact हो रहे हैं, दो नहीं, number of charges interact हो रहे हैं। Suppose this is one charge, this is Q1, this is second charge, this is Q2, ये है point P at a distance R। इसकी वजह से यहाँ पे फोर्स at point P, समझो कोई चार्ज लाके रखेंगे Q0 यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो अभी चार्ज Q ले लेते, चलो बाद में इंटेंसिटी के लिए करेंगे। तो ये Q1 है, यहाँ चार्ज Q है, तो इस पे फोर्स एक्ट होगा ये डायरेक्शन में, दिस इज F, फोर्स एक्सर्टेड ऑन P चार्ज बाय द फर्स्ट चार्ज। ये जो फोर्स एक्सर्ट करेगा वो ये वाली लाइन पे एक्ट होगा इस चार्ज पे। ठीक है, पॉजिटिव ले लेंगे इसको भी, दिस इज फोर्स F2 एक्सर्टेड बाय द सेकंड चार्ज, तो रिजल्टेंट फोर्स विल बी अलोंग द डायगोनल F। तो आप अभी फिलहाल अगर ये एंगल थीटा है तो आप वेक्टर रूल के हिसाब से क्या लिखेंगे, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 cos थीटा, और ये रूट है वही अपना रिजल्टेंट R इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस ट्वाइस PQ cos थीटा। इन शॉर्ट अपने को ये बोलना है कि आपको वेक्टर सम लेना है, F1 प्लस F2 प्लस एंड सो ऑन, जितने भी होंगे उन सबका वेक्टर सम, अभी मैंने दो बताया, दो का वेक्टर सम लेंगे। तो ये याद रखना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इफ नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरैक्टिंग देन द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस। सभी इंडिविजुअल फोर्सेस का कौन सा सम लेना है, वेक्टर सम, यानी वेक्टर रूल के हिसाब से सॉल्व करना है, जैसे यहां किया है अपन ने, वेक्टर रूल के हिसाब से फॉर्मूला। ठीक है, if number of charges are
interacting, then the resultant force on the given charge is the vector sum of all the individual forces on that given charge. सभी individual forces का वेक्टर रूल के हिसाब से सम ले लो, जैसे ये एग्जांपल बताया वैसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी के बारे में भी ऐसे लिख सकते हैं आपको, ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होगा, बस यहाँ Q की जगह खाली क्या रहना है Q0, तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट इंटेंसिटी E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस E1 E2 cos theta. If number of charges are interacting, then the resultant intensity at a given point, तो यहाँ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखना है, resultant intensity at a given point is vector sum of all the intensities due to individual charges. जितने भी individual charges की वजह से जो intensity है उनका वेक्टर सम। तो यहाँ पे भी अपन कर देंगे अभी रिजल्टेंट इंटेंसिटी, ये E1 ये है और ये है E, बस फोर्स की जगह E1 इक्वली, सिर्फ यहाँ चार्ज Q की जगह क्या रखेंगे फिर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो तैयार है। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल याद रखो और ये नोट डाउन, आगे चलो। देखो आगे ना, अभी फॉर्मूला लिया था अपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स एक्सपीरियंस बाय द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये Q0, बट अगर Q चार्ज में निकालना है तो इट बिकम्स Q into E, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्स की जगह लिखेंगे मास इनटू एक्सीलरेशन, फोर्स का फॉर्मूला Q into E, तो एक्सीलरेशन निकालना है, इट कैन बी QE अपॉन E, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सीलरेशन, फर्स्ट पॉइंट ये याद रखो। सेकंड पॉइंट वेलोसिटी लिखना है, तो एक्सीलरेशन की जगह लिखेंगे वेलोसिटी अपॉन टाइम, इट कैन बी रिटन एज QE अपॉन m, तो फाइनल आंसर हो जाएगा वेलोसिटी का QE अपॉन m इनटू t। वेलोसिटी का इक्वेशन आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, पोटेंशियल का इक्वेशन याद होगा अगर हुआ है अपना V is equals to W upon Q, पोटेंशियल का फॉर्मूला V is equals to W upon Q, याद है, V is equals to W upon Q, V is the potential, W is the work done और Q is the charge, so work done की जगह लिखेंगे half mv square, it is equals to either multiply Q into Vp, so V square is equals to twice Q, Vp is the potential divided by m, so velocity can also be written as under root of twice Q Vp upon m, तो ये भी इक्वेशन चलता वेलोसिटी। देखिए अब वहां से तो काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट इक्वेशन मिल ही गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे चाहे तो आप काइनेटिक एनर्जी का निकाल सकते हैं, दूसरा इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, तो यहाँ आएगा q स्क्वायर, देखो ठीक है एक स्टेप डाल दीजिए, चलो हाफ mv स्क्वायर, स्क्वायर करना है q स्क्वायर p स्क्वायर p स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, एक m कैंसिल, q स्क्वायर p स्क्वायर p स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर, ये भी चलता और ये भी पोटेंशियल है, वेलोसिटी Vp इज द पोटेंशियल, देख लो ये भी चलता काइनेटिक एनर्जी का और ये भी काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन, तो दोनों भी चलते हैं, वेलोसिटी का ये भी चलता और ये भी चलता, देखना कैसे निकला है, ध्यान रखना। नोट डाउन, देखिए तो ये नोट डाउन करो, फिर उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, याद रखना वेक्टर क्वांटिटी,
अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये फॉर्मूला 12th स्टैंडर्ड में डिराइव किया है। इससे होगा फिर से एक बार 11th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा देखो, 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा देखो। अपन यहाँ खाली रिवीजन ले रहे, फॉर्मूले रिवाइज कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले हैं जैसे अभी बताया वो लिख लेंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा फॉर्मूले ले लेंगे और बाकी खाली रिवाइज कर रहे हैं। तो अपन डिराइव नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, फॉर्मूले जस्ट रिवाइज कर रहे हैं ताकि आप लोग एक बार वापस से वो पूरा कंटिन्यूएशन में देख पाए, ठीक है। तो 11th का और 12th का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपन ने लिया है वो आप लोगों को अच्छे से देखना है वापस। नाउ सपोज दिस इज चार्ज Q1, यहां से एक चार्ज लाना है Q2 एट अ डिस्टेंस है सपोज R1 और उसको लाके रखना है यहाँ पे, Q2 को यहाँ पे से यहाँ तक लाना है विच इज एट अ डिस्टेंस R2। तो इनिशियल डिस्टेंस है R1, आपको उसको उठा के यहाँ से यहाँ लाके रखना है, फ्रॉम डिस्टेंस R1 टू डिस्टेंस R2। वर्क डन का फॉर्मूला अपन ने डिराइव किया है इसका, आप लोगों ने एक बार देख लेना। तो वर्क जो करना पड़ेगा, इट विल बी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और फॉर्मूला आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 इन ब्रैकेट R2 माइनस R1। तो ये फॉर्मूला अपन ने डिराइव किया है, थोड़ा सा माइन्यूट चेंज था, कैपिटल Q और स्मॉल q था, और अभी अपन ने यहाँ Q1 Q2 लिखा है प्रॉपर में। तो वर्क डन का फॉर्मूला अपन ने डिराइव किया है, इसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो व्हेन वी मूव अ चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये चार्ज उसको रिपेल कर रहा, सपोज ये भी पॉजिटिव चार्ज है, वी आर मूविंग अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स, so we have to perform work. That work done is stored in that charge in the form of electric potential energy, and formula is given by this work done, or from moving from A to suppose B, work done in moving from A to B, और ये फॉर्मूला डिराइव किया है, देख लेते हैं एक बार आप लोग, ठीक है, यहां से यहां So what is electric potential energy? When we move a charge, इसकी electric field में move कर रहे हैं, when we move a charge in an electric field from one point to another, we have to perform work against the electrostatic force. That work done is stored in that charge in the form of electric potential energy. जैसे gravitational force में किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर रहे हैं, तो अपने को वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क डन उस बॉडी में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सेम व्हेन वी विल मूव दिस चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, वी हैव टू परफॉर्म वर्क अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगेंस्ट ऑफ दिस चार्ज। दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन दैट चार्ज, इस चार्ज में स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। चेंज, अभी तो चेंज लिखा है, एक केस और डालते हैं। मान लो ये पॉइंट ए इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, इनफाइनाइट डिस्टेंस मतलब फील्ड के बाहर है, तो अपन यहां लिख लेंगे R1 की वैल्यू इंफिनिटी और R2 की वैल्यू R ही कर देंगे सिंपली, इसको कोई R पॉइंट पे लाके रखना है। यानी डायग्राम ऐसी होगी, ये पॉजिटिव चार्ज है Q2, एक चार्ज इंफिनिटी से लाना है और उसको लाके यहां रखना है एट पॉइंट P which is at a distance R, और ये चार्ज है Q1। तो सिर्फ ये बदल के कि इंफिनिटी से लाना है, इंफिनिटी से यहां लाके रखना है। पहले तो अपन फील्ड के अंदर से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ला रहे थे, अब अपन इंफिनिटी से यहां लाके रखने वाले, ठीक है। तो R1 की वैल्यू इंफिनिटी डालेंगे तो ये 0, ये बचेगा R2, उसकी वैल्यू R लिखेंगे। फाइनल आंसर इज, अब इसको आप पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। यहाँ पे तो चेंज था, यहाँ पे भी पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे भी कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, ये उन दोनों का डिफरेंस है। इंफिनिटी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0, क्योंकि वो फील्ड के बाहर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 0। अब आप उस पॉइंट से यहाँ पे लाके रखते हैं, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की जगह अपन खाली बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। चेंज भी लिख सकते हैं, एक जगह क्या है 0, प्रॉब्लम नहीं है। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये Q1 Q2 अपॉन में
माइन्यूट चेंज है, अगर इंफिनिटी कर दे पॉइंट को तो ऐसा होगा। तो यहां से हटा देते ये इसके लिए और ये। सो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट, क्योंकि ये भी माइनस कर सकते, डेल्टा यू यहां पे भी लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या है 0, खत्म, माइनस करने की जरूरत नहीं। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी। सो यहां पे बोल सकते हैं वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द गिवन पॉइंट is stored in that body in the form of potential energy, यहां बोलेंगे in the form of change in potential energy, तो एक फर्क है। ये बेटा दे पोटेंशियल का कांसेप्ट ले लेते, ये याद रखो एनर्जी है तो यूनिट तो जूल ही रहेगा, और असेंबल करना है डिफरेंट चार्ज को, तो वो भी लिया हुआ है अपन ने, वो फिर से बताऊंगा असेंबल करते समय, वो भी देख लेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, तो वो इसके बाद लेंगे, पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कांसेप्ट समझाएगा, ये देख लो एक बार। तो ये है दोनों पॉइंट अंदर, ए पॉइंट से बी तक लाना था, ये वर्क है। अब यहाँ इंफिनिटी से उस पॉइंट पे लाना है, तो ये है वर्क है या पोटेंशियल। यहाँ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 है और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है, तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी लिखो, चेंज भी लिखेंगे, एक जगह की वैल्यू क्या डालने वाला है, वैसे भी 0। देखो तो ये पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, ध्यान रखना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं, अलग अलग टाइप की पोटेंशियल एनर्जी है। इलास्टिक बॉडी में जो आती है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल में जो रहती है वो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखो नोट डाउन करो, आगे देखते हैं। देख लो, दिख नहीं रहा होगा तो क्लियर देख लो एक बार वापस से, क्या लिखा है याद है, ठीक है। ये पॉइंट से ये पॉइंट फील्ड के अंदर ही है, और ये इंफिनिटी है, यानी फील्ड के बाहर से ये पॉइंट पे लाया है। ये भी फॉर्मूला अपने डिराइव किया है, वहां पे ये भी फॉर्मूला डिराइव किया है, जस्ट फिर से बताया, डिराइव नहीं किया है, डायरेक्ट फॉर्मूला बताया। ये डायरेक्ट फॉर्मूले की लिस्ट बनाओ, याद रखो, कॉम्पिटिटिव के लिए ले रहे हैं अपन, तो जस्ट एक रिवीजन ले रहे हैं, जो एक्स्ट्रा फॉर्मूले वो बता रहे हैं। नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलते हैं। इसके बाद लेंगे अभी पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। 12th में एक बार वापस से ये देख लो, उसके बाद कंटिन्यू करो। देखो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी अपन ने फॉर्मूला डिराइव किया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये है चार्ज Q1, फिर से एक बार बता रहा है, ये है पॉइंट P, सपोज इट इज दैट डिस्टेंस R2, ये पॉइंट है दूसरा जहां से लाके रखना है यहाँ तक, दिस इज डिस्टेंस R1। तो फॉर्मूला आया था वर्क डन का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 Q1, और यहाँ लाके रखना है Q2, यहाँ से यहाँ तक, एंड ब्रैकेट में था इसको इसके ऊपर ही लिख दिया Q1 Q2 इन ब्रैकेट 1/, ये है R2 माइनस 1/R, ये वर्क डन का फॉर्मूला है। नाउ अगर मान लो ये Q पॉइंट इंफिनिटी पे है, यहाँ पे इनफाइनाइट डिस्टेंस से यहाँ पे लाके रखना है, तो ये यहाँ पे ले लिया था अपन ने, तो अपन लिखेंगे R1 की वैल्यू डालेंगे इंफिनिटी और R2 की जगह लिख देंगे R। तो ये फॉर्मूला लिखा था अपन ने 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R1 की वैल्यू डाले थे इंफिनिटी, यहाँ से यहाँ तक में, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ लाना है इंफिनिटी से, ठीक है, तो इंफिनिटी डाल दो, तो 1/∞ 0, ये R2 की जगह लिखे थे R। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन। ये फील्ड के अंदर ही लाए थे, यहां था पॉइंट, यहां से यहां पे फील्ड के अंदर ही मूव किए थे। अब अपन फील्ड के बाहर यानी इंफिनिटी से फील्ड के अंदर ला रहे हैं, तो डेफिनेटली यहां पे भी वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, पर R1 की वैल्यू क्या है, इंफिनिटी। अब इसी पर से पोटेंशियल का लिखने वाले,
ठीक है, अभी बताया है, देख लो एक बार लगे तो वीडियो रिवाइंड करके। तो यहां से यहां लाए फील्ड के अंदर, तो ये फॉर्मूला यूज करना। अगर इंफिनिटी से ला रहे हैं, अपने को पता है एट अ डिस्टेंस r2 की जगह r लिख रहे हैं, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करना। यहां पे कितना है, 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है वहां पे। तो ये देख लो एक बार, तो ये वापस से लिखते जो अपने को चाहिए उतना। अभी लिखा है अपन ये, आगे चलिए। देखो फिर से एक बार लिख रहे हैं वही फॉर्मूला। सपोज सिंबल बदल रहा है, इट इज कैपिटल Q, ये है पॉइंट P एट अ डिस्टेंस R। चार्ज यहां से इंफिनिटी से यहां लाके रखना है। सपोज चार्ज ला रहे हैं स्मॉल q, तो क्या लिखेंगे वर्क डन का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन ये डिस्टेंस r। अभी बताइए ना, इसमें से सेपरेट कर लो, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r। तो ये q अपन ने सेपरेट कर लिया। मान लो ये q0 है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। सपोज कोई भी चार्ज ला सकते हैं, पर अपन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ला रहे हैं सपोज। तो ये जो ब्रैकेट में है, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी ये वो क्वांटिटी है जो बताएगा कि यूनिट मास को अगर आपको यहां से यहां तक लाना है तो कितना पोटेंशियल चाहिए। और अगर Q लाना है, सपोज यहां Q कर देते हैं, यहां पे भी Q कर देंगे, यहां पे भी Q कर देंगे, तो ये हो जाएगा V into Q। यानी अगर आपको यहां से यहां तक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाना है, तो ये जो ब्रैकेट में है इसकी वैल्यू क्या डाल देंगे अपन 1। तो ये जो ब्रैकेट में है इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी फॉर यूनिट चार्ज, जैसे अपन ने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या था, फोर्स फॉर यूनिट चार्ज, तो अपन वहां पे ये बता सकते हैं कि यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स है। उसी तरह यहां पे बता सकते हैं ये जो ब्रैकेट में है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहां लिख लेते फार्मूला उसका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r। तो ये जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता रहा था कि यूनिट चार्ज को लाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो q चार्ज के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा डायरेक्ट निकाल सकते हैं, E into Q। उसी तरह ये बताएगा ब्रैकेट पे जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कि यूनिट चार्ज को यहां तक लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। और अगर Q चार्ज लेके आ रहे हैं तो फिर इंटू Q कर देंगे, सिंपल। देखो तो इस पॉइंट पे वो पोटेंशियल फिक्स है। आप जो भी चार्ज यहां से लेके आएंगे, अगर मान लो पोटेंशियल बोल दिया यहां है 10 वोल्ट, ठीक है, डायरेक्ट मेंशन कर दिया कि इसकी वैल्यू है 10 वोल्ट, बाकी कुछ ये सब देने की जरूरत नहीं है। बोलेंगे अगर हम 5 कूलम चार्ज लेके आ रहे हैं, वर्क डन बताओ, तो सिंपल इनटू कर देंगे 5, तो 50 जूल वर्क डन हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। तो अगर पोटेंशियल दिया है किसी जगह का, तो समझ जाना उन्होंने क्या दिया है, वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। अगर Q चार्ज के लिए निकालना है तो इनटू Q करना है बस, तो वो यहां लिख रहे देखो। सो पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखते समय ऐसे लिखेंगे W upon Q0, और यूनिट देख लो पहले एक बार, जूल अपॉन चार्ज का कूलम, और वी कैन से साइंटिस्ट के नाम पे वोल्ट। डायमेंशंस अपन निकाल ही चुके हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, M1 L2 P-3 I-। फिर से देखना, ये वर्क डन हो गया, ये ब्रैकेट अलग कर लिया अपन ने, ये Q अलग कर लिया। तो ये जो ब्रैकेट में है ये पोटेंशियल, ये क्या बता रहा कि अगर आपको यूनिट चार्ज लेके आना है तो यहां तक लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा यूनिट चार्ज के लिए। तो अगर किसी ने बोला Q चार्ज के लिए, तो इनटू Q कर, समझ में आ रहा। अगर मान लो फिर से एग्जांपल बता रहा, यहां पोटेंशियल बोला है 10 वोल्ट, सिंपल पोटेंशियल दिया है, बाकी कोई नहीं क्वांटिटी। अब बोला है कि 5 कूलम चार्ज यहां से यहां तक लाके रखना है, तो वर्क डन बताओ। तो पोटेंशियल पता है इट इज फॉर यूनिट चार्ज, तो Q चार्ज के लिए क्या कर देंगे, इनटू 5, तो आंसर आ जाएगा 50, बस सिंपल। तो पोटेंशियल दिया रहा तो भी चलता, पोटेंशियल का मतलब होता वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। इंफिनिटी से वहां लाके रखना है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अगर किसी ने पूछा Q चार्ज के लिए वर्क डन कितना रहेगा, तो सिंपल इनटू Q कर देंगे। तो ये चार्ज गिवन है तो डिस्टेंस भी फिक्स करेंगे,
पोटेंशियल, ठीक है। देखो ये जूल अपॉन कूलम और साइंटिस्ट के नाम पे वोल्ट। फिर से याद रखो ये V, ठीक है, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द गिवन पॉइंट। तो ये है पोटेंशियल। अगर किसी ने बोला कि क्यू चार्ज लेके आ रहे हैं 10 कूलम, 5 कूलम, 100 कूलम, जो भी ला रहे होंगे, तो अगर यहाँ का पोटेंशियल पता है तो सिर्फ चार्ज से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे उस पोटेंशियल को, ये देखो पोटेंशियल गिवन है, चार्ज को खाली मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वर्क डन निकल जाएगा। आप ये फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, बट इसको सेपरेट कर देंगे। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, वैसे ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वर्क डन फॉर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो क्यू चार्ज के लिए जितना भी वो चार्ज यहाँ तक लाके रखेंगे इनटू क्यू कर देंगे पोटेंशियल के साथ, तो आपको वर्क डन मिल जाएगा। और ये स्केलर क्वांटिटी है। अगर स्केलर क्वांटिटी है तो इट कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय सिंपल अरिथमेटिक रूल्स, कोई वेक्टर रूल लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये फॉर्मूला हो गया बेसिक, ये याद रखो डेफिनेशन, ठीक है। तो याद रखो पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट, इट इज द वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द गिवन पॉइंट। इंफिनिटी से उस पॉइंट पे लाके रखने के लिए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा उसको बोला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर पोटेंशियल अपने को पता है, समझो उस पॉइंट का। अब यहाँ पे 2 कूलम लाए तो पोटेंशियल के साथ इंटू 2 कर देंगे, 3 कूलम लाए तो इंटू 3 कर देंगे, 4 कूलम चार्ज लाए तो 5 कर देंगे, 4 कर देंगे, 5 कूलम चार्ज है तो इंटू 5 कर देंगे। तो जितना भी चार्ज लाएंगे इंटू पोटेंशियल कर दो, वर्क डन मिल जाएगा। दिस इज, फिर से बोल रहा हूं, V मतलब होता वर्क डन फॉर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये डेफिनेशन है, इन मूविंग फ्रॉम इंफिनिटी टू द गिवन पॉइंट। अगर यूनिट चार्ज के लिए वर्क डन कितना है वो पता है तो क्यू चार्ज के लिए सिंपल मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकता है। इतना ध्यान रखना। वही मैंने बताया था कि अगर आप दुकान में गए 1 किलो का दाम पूछते, भैया क्या रुपए किलो है, वो बोलता 50 रुपए, तो अपने को 10 किलो लेना है तो अपन क्या करते हैं 50 इंटू 10 500। वैसे ये है कि ये वर्क डन है यूनिट चार्ज के लिए। अब तुम्हारे को यहाँ पे वर्क डन पता है यूनिट चार्ज के लिए, अब कितना भी चार्ज लाना है 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम, 10, 100 कूलम, 1000 कूलम, कितना भी चार्ज लाना है इंटू क्यू कर दो, टोटल वर्क डन मिल जाएगा। देखो समझ में आई, ध्यान रखो। तो ये फॉर्मूला हो गया, ये याद रखो, स्केलर क्वांटिटी है तो ये मिटा देते हैं। समझ में आ गया होगा मे भी, फिर भी एक बार देख लो वापस से। बेटा ये रिवीजन है, सब डिराइव हो चुका है, फिर से बोलना आप लोगों को रिवाइज करना है 11th 12th का, और फिर ये देखना है वीडियो और अपन एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो है वो ले लें, ठीक है। अगर मान लो एक चार्ज है, दिस इज चार्ज Q1, दिस इज चार्ज Q2, ये पॉइंट दिया है अपने को P, यहाँ पे पोटेंशियल निकालना। पोटेंशियल निकालना मतलब क्या निकालना है कि अगर आप इंफिनिटी से यहाँ पे कोई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ला रहे हैं तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, फिर Q चार्ज के लिए इंटू Q कर देंगे, वो ठीक है। तो पोटेंशियल पहले वाले का V1, दूसरे वाले का V2, ये डिस्टेंस R1, ये डिस्टेंस R2, सिंपल एडिशन है V1 प्लस V2 प्लस एंड सो ऑन जितने भी होंगे। तो स्केलर क्वांटिटी है, सिंपल अरिथमेटिक रूल से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला बन सकता है ऐसे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैंसिल, सॉरी कॉमन, Q1 R1 प्लस Q2 R2 प्लस एंड सो ऑन, जितने भी चार्ज होंगे सिंपल इस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम नहीं है, लगेगा सिंपल एडिशन है, ठीक है। और ध्यान रखो ये जो पोटेंशियल निकलेगा यहाँ पे, यहाँ निकला समझो 10 वोल्ट, तो इसका मतलब ये होगा कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इंफिनिटी से लाके यहाँ रखना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा 10 जूल यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के लिए। अगर 5 कूलम चार्ज लाना है या 60 कूलम चार्ज लेके आना है समझो यहाँ पे, तो टोटल वर्क डन निकालना है तो पोटेंशियल इंटू 60 यानी 600 जूल। तो सिंपल ऐसे लॉजिक लगेगा, ठीक है। नहीं तो सिंपल याद रखो पोटेंशियल निकालना मतलब
वर्क डन फॉर मूविंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट निकाल रहा है। अगर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के लिए वर्क डन पता है तो कोई भी चार्ज के लिए वर्क डन आराम से निकाल पाएंगे। तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ऐसा ही है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अगर यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स है वो पता है तो क्यू चार्ज पे कितना फोर्स रहेगा वो आराम से निकाल सकते हैं। उसी तरह यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के लिए वर्क डन कितना है अगर वो मालूम है तो अपन क्यू चार्ज के लिए वर्क डन कितना है वो भी निकाल सकते हैं। तो वो वैसा ही है, मार्केट में जाओ 1 किलो का भाव बताते हैं, फिर अपने को 10 किलो 20 किलो जो भी लेना है इनटू कर देंगे। ठीक है, ये मिटा है या इधर का बैठते हैं। देखो फिर से सपोज ये है चार्ज क्यू, ये है डिस्टेंस समझो r1, ठीक है। यहां आके अगर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा तो पोटेंशियल यहाँ पे कितना रहेगा v1। तो v1 इज इक्वल टू क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r1। सिंपल, बस यही बता रहा है कि यहाँ पोटेंशियल निकाल रहे हैं मतलब निकाल रहे हैं वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट। अब किसी ने क्यू चार्ज के लिए पूछा, समझो क्यू चार्ज लाए तो वर्क डन निकालेंगे v1 इंटू क्यू, जो भी रहेगा इंटू क्यू करते हैं। ठीक है, तो ये बेटर है, ध्यान रखना। ये भी मिटा देते फॉर्मूला, ये नोट डाउन कर लो। इंपॉर्टेंट चैप्टर है कॉम्पिटिटिव के हिसाब से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, 11th में भी है 12th में भी है, अपने को पूरा करना है। अब समझना है, अब ले रहे हैं अपन पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे इसमें था, जैसे रेजिस्टेंस अगर लगाया है तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में क्या डेवलप होता, पोटेंशियल डिफरेंस व्हिच इज डिनोटेड बाय V। बस वैसे है, ठीक है। अब देखो, नाउ सपोज दिस इज चार्ज Q, पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज Q, ये पॉइंट है A एंड दिस इज पॉइंट B, दोनों फील्ड के अंदर है, ठीक है। अभी A B पॉइंट को भूल जाओ, सब जो ये है डिस्टेंस r1, तो यहां पोटेंशियल कितना रहेगा v1 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q कैपिटल अपॉन r1। और यहां समझो दूसरा पॉइंट है B, इंफिनिटी से B पे लाके रखेंगे जिसका डिस्टेंस है समझो r2, तो फिर पोटेंशियल वहां कितना रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r2। तो अगर वो यहां लाके रख रहे हैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज तो पोटेंशियल ये है, यहां लाके रख रहे होंगे तो पोटेंशियल ये, ठीक है। अब अगर फील्ड के अंदर है दोनों पॉइंट तो उन दो पॉइंट के अब डेफिनेटली यहां लाएंगे तो वर्क कम करना पड़ेगा क्योंकि दूर है, और डेफिनेटली यहां तक लाएंगे और पास ला रहे हैं डेफिनेटली ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो ये है पोटेंशियल डिफरेंस, फील्ड के अंदर है, इंफिनिटी वाला भी ले रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस ही ले रहे हैं, सिर्फ फर्क इतना है अगर ये बी पॉइंट इंफिनिटी पे है तो वहां पोटेंशियल कितना हो जाएगा 0, तो वहां पे भी अपन पोटेंशियल डिफरेंस ही ले रहे हैं पर इंफिनिटी का क्या काउंट कर लेते हैं 0, इसीलिए डिफरेंस नहीं लेते, पर अभी अपन डिफरेंस ले रहे हैं तो समझो ऐसा ले रहे हैं, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट ए, आपको जाना है ए से बी तक फील्ड के अंदर, ठीक है। सो फाइनल है ए, तो वी ए माइनस वी बी इट इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज, v इज इक्वल्स टू w अपॉन q, अभी लिखा था अपन ने वही फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे,
तो वर्क डन में आप ऐसे लिख सकते हैं कि कहां से कहां जा रहे हैं अपन, बी टू ए। ये फॉर्मूले का पार्ट नहीं, सिर्फ एरो बता रहा है कि अपन बी से ए जा रहे हैं। तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। यानी यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, डेफिनेटली यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा होगा, यहाँ का पोटेंशियल कम होगा। क्यों? इंफिनिटी से अगर यहाँ चार्ज लाके रखेंगे तो वर्क डन कम करना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज से दूर है। जितना आप सामने लाएंगे डेफिनेटली उतना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। अब इंफिनिटी से नहीं ला रहे, एक अंदर वाले पॉइंट से अंदर वाले पॉइंट पे ला रहे हैं, तो डेफिनेटली यहां से यहां तक जो वर्क करना पड़ेगा वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अच्छा, पहले भी ये फॉर्मूला यूज कर सकते थे, पर बी पॉइंट की जगह क्या डालना है, जीरो। क्यों जीरो डालेंगे? क्योंकि वो इंफिनिटी पे कंसीडर कर रहे थे, तो इट बिकम्स पोटेंशियल एट ओनली ए, माइनस क्या कर देंगे, पर ये पॉइंट अब इंफिनिटी पे नहीं है, फील्ड के अंदर ही है, तो फील्ड के अंदर से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाना है। अगर इंफिनिटी से ला रहे हैं तो इसको जीरो डालो, ठीक है, तो वही फॉर्मूला बन गया, बाहर से इंफिनिटी से अंदर वाले पॉइंट तक लाना है। तो ये है पोटेंशियल डिफरेंस। फर्स्ट केस देखो, जो कि यहां है कि पोटेंशियल एट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी, जो अपन ने दिखाया है डायग्राम में, बी टू ए जा रहा है, पोटेंशियल ए का ज्यादा रहेगा डेफिनेटली, क्यों ज्यादा बता दिया, बी पे कम है। तो अगर यहां देखेंगे तो ये डिफरेंस पॉजिटिव आएगा, मतलब वर्क डन भी आप लोगों का रहेगा पॉजिटिव। तो यहां अपन फील्ड के अगेंस्ट में जा रहे हैं, ठीक है, फील्ड के अगेंस्ट में जा रहे हैं, वर्क डन पॉजिटिव। सेकेंड ये हट, मान लो अपन उल्टा जा रहे होते इधर से इधर, तो ए का पोटेंशियल कम हो जाता और उल्टा जा रहे होते, सपोज कि पोटेंशियल कम ज्यादा है। देखो बता दे, समझे, पोटेंशियल एट ए इज लेस देन पोटेंशियल एट बी। अभी अपन ये डायरेक्शन दिया है, अपने को ये डायरेक्शन चाहिए, फिर नाम भी बदलना पड़ेगा, इसको करेंगे बी, इसको करेंगे ए। तो बी पे पोटेंशियल ज्यादा है, ए पे पोटेंशियल कम है, फील्ड के साथ में जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है उधर, ठीक है, ऐसे जा रहे होते, सपोज यहां से इनिशियल पॉइंट वही रखा है बी, फाइनल पॉइंट ए रखा है, पर अब उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं, ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल। तो वी ए इज लेस देन वी बी, पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा नेगेटिव, सो वर्क डन इज नेगेटिव। और सपोज अभी लेंगे इसके बाद, पोटेंशियल दोनों जगह सेम है, डायग्राम हटा देता हूं, ये डायग्राम देखो, ए और बी दोनों जगह पोटेंशियल सेम है, यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है। अगर सेम पोटेंशियल के लिए लेके जा रहे होंगे तो लिखेंगे VA is equals to VB, so we can say work done will be 0। ये तीनों केसेस याद रखना। तो अपन B से A जा रहे हैं, पर अगर B पे पोटेंशियल कम है और A का पोटेंशियल ज्यादा है, फर्स्ट केस में ऐसे ही होगा, यहाँ 8 है, यहाँ 10 है, तो डेफिनेटली डिफरेंस पॉजिटिव आएगा, वर्क डन भी पॉजिटिव। अब मान लो यहाँ 10 है और यहाँ 8 है, अपन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, मतलब VA इज लेस देन VB, वर्क डन क्या रहेगा, नेगेटिव। और अगर सेम पोटेंशियल है दोनों जगह तो वर्क करना कितना पड़ेगा, 0, क्योंकि फील्ड के अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं अपन, पोटेंशियल सेम है, यानी यहाँ पे लाके रखेंगे तो भी वर्क डन उतना ही है, यहाँ पे लाके रखेंगे तो भी वर्क डन उतना ही है, वर्क डन ही नहीं करना पड़ेगा इसी। देखो एक बार वो इसको बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस, वो भी इसके बाद समझाते हैं, पहले केसेस याद रखना। वर्क डन अगर पॉजिटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी वहां पे इंक्रीज होगी, चार्ज की, जो चार्ज सामने लाके रखेंगे। वर्क डन अगर नेगेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, और यहाँ तो वर्क डन 0 है तो नो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट चार्ज। इतना देखो, आगे चलते हैं। फिर से एक बार समझ लो, VA minus VB is equals to work done in moving from, ये फाइनल है, तो B to A upon Q0, V is equals to W upon Q, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। फिर से एक बार समझना, ये है चार्ज Q और कैपिटल Q कर ले इसको,
ये पॉइंट है समझो बी, ये पॉइंट है समझो ए, फिलहाल अपन ये डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पोटेंशियल ज्यादा होगा। फर्स्ट पोटेंशियल एट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी, सो वर्क डन आएगा पॉजिटिव। लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जा रहा है, ठीक है। यहाँ ला रहे हैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये उसको रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोज में आ रहा है, तो वर्क इज डन ऑन द चार्ज, ऐसा लिख सकते हैं। अपने को वर्क करना पड़ेगा चार्ज, वर्क इज डन ऑन द चार्ज। देखो फिर ये डायग्राम चेंज कर रहे हैं सेकंड, ये फर्स्ट वाले की डायग्राम, सेकंड वाले में ऐसा होगा, ये है समझो अपना बी पॉइंट, ये है ए पॉइंट, इनिशियल बी है और फाइनल ए की तरफ जा रहा है, डायरेक्शन बदल दिया, इसके नाम भी बदल दिए। तो अब यहाँ डेफिनेटली पोटेंशियल ज्यादा है, जहाँ जा रहा है वहाँ कम है, तो सेकंड केस वी ए इज लेस देन वी बी, ये उसकी डायग्राम है सेकंड केस की, ये फर्स्ट केस की डायग्राम, ये सेकंड केस की डायग्राम, ठीक है। वी ए इज लेस देन वी बी, वर्क डन इज नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को वर्क करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव वाला रिलीज कर दो, वो अपने आप दूर चले जाएगा, अपने कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ अपन लिख सकते हैं वर्क इज डन बाय द चार्ज, ये याद है। यहाँ पे अपने को चार्ज पे वर्क करना पड़ेगा सामने जाने के लिए, क्योंकि रिपल्शन है तो मेरे को वर्क करना पड़ेगा। जैसे ग्राउंड से अगर लिफ्ट कर रहे पेन को तो मेरे को वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। वर्क इज डन ऑन दिस बॉडी, अपन यहां से रिलीज कर देंगे तो वो अपने आप वर्क करेगा, अपने को उसको भेजने की जरूरत है, वो अपने आप ही चला जाएगा। वर्क इज डन बाय दिस बॉडी, वैसे यहां लिखा है कि अगर आप फील्ड के अपोज में ला रहे हैं, पोटेंशियल एट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी, तो वर्क इज डन ऑन द चार्ज, ऐसा लिख सकते हैं, या बोलो वर्क डन पॉजिटिव। अगर आप ये आपका इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल है, इधर से इधर जा रहा है, फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो अपने को वर्क करने की जरूरत नहीं है, चार्ज को छोड़ दो, वो अपने आप चला जाएगा रिपल्शन की वजह से। तो वर्क इज डन बाय द चार्ज, वर्क इज डन ऑन द चार्ज, वर्क इज डन बाय द चार्ज, दोनों देखना। जहां वर्क डन नेगेटिव है तो अपने को वर्क करने की जरूरत नहीं है, वर्क डन बाय द चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी जो उसके पास है उसी से वर्क करके चला जाएगा रिपल्शन। तो ये दोनों स्टेटमेंट थोड़े से याद है। इक्विपोटेंशियल सरफेस हम ले रहे हैं जहां वर्क डन क्या देगा, जीरो। तो ये फर्स्ट केस के लिए, ये सेकंड केस की डायग्राम है, देखिए। तो अगर अपन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ आ रहे हैं तो मेरे को वर्क करना पड़ेगा, वर्क इज डन ऑन द चार्ज, उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। अगर अपन यहां से उसको रिलीज भी करते तो मेरे को कोई वर्क करने की जरूरत नहीं है, रिपल्शन की वजह से वो अपने आप ही चला जाएगा। तो अपन जा रहे हैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, तो वर्क इज डन बाय द चार्ज और उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। तो ये एक बार देख लो। अब अपन लेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, जहां पोटेंशियल सेम है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। देख लो एक बार, ये थोड़ा सा याद रखना, पोटेंशियल डिफरेंस का आगे ले रहे हैं, मिटा देते इसको। अब देखो, अब ले रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। ध्यान देना, ये है पॉजिटिव चार्ज समझो Q, यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर करेंगे P which is at a distance r1। तो यहाँ पोटेंशियल का फॉर्मूला आप क्या लिखेंगे यहाँ के लिए, तो we can write V1 is equals to 1/4 pi epsilon 0 Q upon r1, ये है पोटेंशियल का फॉर्मूला जो भी अपन ने बताया है। अब इस चार्ज को सेंटर और इस डिस्टेंस को रेडियस करके एक इमेजिनरी स्फीयर बना लो, ऐसे ये बना लिया अपन ने स्फीयर, इमेजिनरी स्फीयर बना लिया। अब यहां पे अगर किसी ने पोटेंशियल निकालने के लिए बोला तो चार्ज भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, पोटेंशियल भी सेम रहेगा। मतलब यहां अगर 10 वोल्ट है तो यहां पे भी 10 वोल्ट, यहां देखेंगे तो भी 10, यहां पे भी 10, यहां पे भी 10, यहां पे भी 10, यहां पे भी 10, तो हर पॉइंट पे 10 है। तो ये स्फीयर की शेप में बन गया। तो अभी अपन देख रहे हैं पॉइंट चार्ज, ये जो देख रहे हैं ये कौन सा चार्ज है, पॉइंट चार्ज, ठीक है।
अब मान लो एक दूसरा स्फीयर बना है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस बदल गया r2, थोड़ा दूर है तो डेफिनेटली पोटेंशियल कम रहेगा। अब यहां पे पोटेंशियल लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, v2, डिस्टेंस r2 लिखा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r2। तो यहां 10 था, तो समझो यहां पे 8 वोल्ट होगा, ठीक है। तो अगर पॉइंट चार्ज है तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यानी ये सारे पॉइंट का ग्रुप है, लोकस है, वेयर पोटेंशियल इज सेम, ये दूसरा ग्रुप है जहां पोटेंशियल सेम है, 8 है, यहां सभी पॉइंट पे 10 है, यहां सभी पॉइंट पे 8 है, तो दीज आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। फॉर पॉइंट चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे शेप में है, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स के फॉर्म में, चार्ज एट द सेंटर और स्फीयर, फिर दूसरा स्फीयर। तो इस स्फीयर पे आप कहीं पे भी पॉइंट लेंगे तो पोटेंशियल सेम रहेगा। दूसरे स्फीयर पे चले गए समझो, तो इतना पोटेंशियल रहेगा, कम हो जाएगा, जितना बाहर की तरफ जाएंगे पोटेंशियल कम, और जितना अंदर की तरफ आएंगे, अगर यहां निकालो तो डेफिनेटली ज्यादा रहेगा, 12 13 जो भी। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया एक, ये दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस दो। तो याद रखना, अगर पॉइंट चार्ज है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन से शेप में रहेंगे, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। कौन से शेप में है, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। इक्विपोटेंशियल सरफेस आर इन द शेप ऑफ कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। अब समझो, फिर से बता दें, ये है चार्ज q और ये अपना इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये पहले वाला, ये वाला फर्स्ट 10 वोल्ट वाला। अब समझो ए पॉइंट यहां पे है, बी पॉइंट यहां पे, आप यहां से यहां तक उसको चार्ज को मूव किए किसी, तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट, यहां तक लाए हैं, बी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, 10 वोल्ट, वर्क डन 0। अच्छा, जरूरी नहीं है कि ऐसे ही रेडियस पे ही मूव करना है, आप ए पॉइंट यहां पे है, बी पॉइंट यहां पे है, तो आप डायरेक्ट ऐसे सीधा भी ला सकते हैं। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, तो वर्क डन भी क्या रहेगा, सेम। तो ये हटा देते हैं एक बार, फिर से बताया था, देखो ये समझना। तो सबसे पहला पॉइंट ये याद रखो कि अगर पॉइंट चार्ज है जैसे ये q, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस रहेंगे इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। कैसे रहेंगे, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स विद चार्ज एज सेंटर। नाउ फिर से बता दें, दिस इज चार्ज q, ये है अपना पहला डिस्टेंस r1 और ये अपन एक स्फीयर बना है इमेजिनरी। तो यहां हर जगह पोटेंशियल सेम है, कितने वोल्ट है, 10 वोल्ट, ठीक है। नाउ अब ये है समझो मेरा इनिशियल पॉइंट ए, मेरे को मूव करना है बी तक, तो आप ऐसे भी मूव कर सकते, आप ऐसे भी मूव कर सकते बाहर से, या आप जिगजैग ऐसे भी यहां से यहां तक ला सकते। तो आप ए से बी तक कैसे भी जाओ, एक पाथ है, दूसरा पाथ है, तीसरा पाथ है, कैसे भी जाओ, इनिशियल और फाइनल पॉइंट जब आप लिखेंगे, फाइनल है VB माइनस VA, तो डेफिनेटली आपको 0 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी पोटेंशियल 10 है इनिशियल पॉइंट पे और फाइनल पॉइंट पे भी 10 है। पाथ कोई भी फॉलो करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए इस फोर्स को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, बिकॉज वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ फॉलो। पाथ कोई भी फॉलो करो, डिपेंड नहीं करेगा वर्क डन। वर्क डन क्या पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे पोटेंशियल सेम है, तो वर्क डन क्या रहेगा, 0। चाहे आप ऐसे लेके आओ, चाहे आप ऐसे लेके आओ, चाहे आप zigzag लेके आओ, चाहे ऐसे जाओ, कैसे भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहा है, समझो बी पॉइंट है, तो आप ऐसे भी आएंगे, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, वर्क डन 0। वर्क डन कितना रहेगा, 0, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना, वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ फॉलो, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। इसीलिए इस फोर्स को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, तीनों कंजर्वेटिव फोर्स है। वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड, इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये है। अच्छा, किसी ने ऐसी डायग्राम बना लिया, सपोज ए से बी तक गए, बी से सी तक आए, तो ए से सी तक जाने में वर्क डन कितना, इनिशियल पॉइंट पे पोटेंशियल 10, फाइनल पे भी पोटेंशियल 10, फिर से वर्क डन 0। तो ये याद रखना। तो एक बात ये बताया किसी ने, और किसी ने बोला बाद में डायरेक्ट ये पाथ से ये पाथ तक है। अब दोनों में वर्क डन का फर्क कितना है, तो यहां से यहां और यहां से यहां पे भी वर्क डन 0, और यहां से डायरेक्ट यहां पे भी आएंगे तो भी वर्क डन 0, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे पोटेंशियल क्या है, सेम।
तो याद रखो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज मूव कर रहे हैं तो वर्क डन कितना रहेगा? जीरो। तो फर्स्ट पॉइंट याद रखना, इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये सरफेस अलग, ये अपना अलग। इक्विपोटेंशियल सरफेस है, दोनों इंटरसेक्ट नहीं होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट याद रखो, for point charge equipotential surface are in the shape of concentric spheres with charge at the center. Second point, work done in moving a charge on equipotential surface अभी बताया जीरो। थर्ड, equipotential surface never intersect each other, ठीक है। फोर्थ, अगर यूनिफॉर्म फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड ऐसे बताएंगे, पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड यूनिफॉर्म फील्ड, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस प्लेन शेप में रहेंगे, प्लेन सरफेस। तो यहां अगर 10 है तो यहां होगा 8, दूर जा रहा है डिक्रीज होगा। तो ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस V1, ये V2, दीज नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर फील्ड यूनिफॉर्म है तो ऐसा शेप रहेगा प्लेन, यानी लाइन इधर से आ रही है, प्लेन सरफेस 1 2 3 एंड सो। और अगर पॉइंट चार्ज है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी इन द शेप ऑफ कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, और यूनिफॉर्म फील्ड है तो द शेप कैसा रहेगा? प्लेन सरफेस। ये दूसरा, ये लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे आ रहे हैं। तो यहां से यहां तक समझो, ए पॉइंट यहां पे, बी पॉइंट यहां पे, तो ए से बी तक आएंगे, वर्क डन जीरो। हाँ, यहां से एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जाएंगे तो डेफिनेटली वर्क करना पड़ेगा, वो छोड़ रहे हैं ध्यान। तो ये भी एक याद रखो पॉइंट, ठीक है। अब देखो अपन ने पॉइंट चार्ज लाइन ऑफ फोर्सेस कैसे बनाया, ऐसे रेडियल आउटवर्ड पॉजिटिव के लिए। तो यहां पे बना तो लाइन ऑफ फोर्सेस परपेंडिकुलर रहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। यहां पे भी ये लाइन ऑफ फोर्सेस है परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो याद रखना, लाइन ऑफ फोर्सेस आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक बार फिर से सारे पॉइंट बताया था, फिर से देखना। अगर पॉइंट चार्ज है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पॉइंट चार्ज के लिए कैसे रहेंगे? इन द शेप ऑफ कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स विद चार्ज एट द सेंटर। अगर यूनिफॉर्म फील्ड है, ये देखो यूनिफॉर्म फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दीस आर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। अगर पैरेलल है और इक्वली स्पेस्ड है तो यूनिफॉर्म फील्ड है। ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड थी पर ये यूनिफॉर्म फील्ड है। तो इसमें जो सरफेस रहेंगे इक्विपोटेंशियल, वो कैसे शेप के रहेंगे? प्लेन सरफेस। ये हो गया दो पॉइंट। नाउ work done in moving a charge on equipotential surface is zero. Third point, equipotential surface never intersect each other. The line of forces are perpendicular to equipotential surface. ये पॉइंट्स याद रखो इक्विपोटेंशियल सरफेस। अच्छा, इलेक्ट्रिक डायपोल टॉर्क का इक्वेशन, बाकी सब इक्वेशन को एक बार देख के रखना, पोटेंशियल का वगैरह, क्योंकि इसके नेक्स्ट वीडियो में अपने मूव भी लेना है। हुआ है अपना इलेक्ट्रिक डायपोल, तो वो देख के रखते हैं एक बार। अपन फॉर्मूले तो लेने ही वाले हैं, डिराइव नहीं कर रहे, बस सारे फॉर्मूले मैं बताऊंगा, एक्स्ट्रा फॉर्मूले भी अपन लेने ही वाले हैं, बस ये ध्यान रखना। इलेवेंथ का 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिवाइज कर लो एक बार। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ले रहे, बट फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम ऑफ चार्जेस? ये भी अपना हुआ है, समझो यहां एक चार्ज लाके रखना है Q1 इंफिनिटी से, और यहां लाके रखना है Q। एक और ले लेंगे बाद में, पर फिलहाल दो ही अरेंज करने हैं। अभी एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, कोई दूसरी फील्ड नहीं है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वही है वर्क डन इन असेंबलिंग द सिस्टम ऑफ चार्ज। तीन ले लेते हैं, ये तीनों असेंबल करने हैं गिवन पॉइंट पे। तो इनको इंफिनिटी से लाके यहां तक असेंबल करने में जो वर्क करना पड़ेगा, दैट वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। ये भी अपना हुआ है, फॉर्मूले लिखे अपन ने, डायरेक्ट लिख रहे हैं अभी, देखो एक बार। Electric potential energy of a system of charges is defined as work done in assembling the charges from infinity to their present location. जो लोकेशन है वहां पे लाके रखना है, उसके लिए जो वर्क करना पड़ेगा इंफिनिटी से यहां तक, that work done is called electric potential energy of the system of charges. Electric potential energy of system of charges
is defined as the work done in moving the charge from infinity to their present location. और अभी अपन कंडीशन ले रहे हैं कि नो एक्सटर्नल फील्ड, बाहर की कोई एक्सटर्नल फील्ड अभी फिलहाल नहीं है। तो ये पॉइंट याद रखो, यहाँ पे रखना है Q3, यहाँ पे रखना है Q2, पहले लाके Q1। Q1 लाए तो यहाँ कोई फील्ड नहीं है, नो एक्सटर्नल फील्ड, तो इसको किसी के अगेंस्ट वर्क करना है क्या? नहीं। तो पहला वर्क डन कुछ नहीं लिखना, जीरो। इसको लाए, कोई वर्क करने की जरूरत नहीं। अब लाके रखेंगे Q2 चार्ज यहाँ पे। तो जब Q1 लाए तो यहाँ कोई दूसरा चार्ज नहीं था, ना एक्सटर्नल फील्ड है, अपन ने लिखा है नो एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, तो इसके लिए वर्क डन जीरो। पर जब आप दूसरा चार्ज लेके यहाँ रखेंगे, जो जहां लाके रखना है अपने को, तो इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो इट इज वर्क डन ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। ठीक है, अब लाएंगे तीसरा चार्ज, तो इन दोनों के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ आएगा प्लस W13 फर्स्ट वाले चार्ज के अगेंस्ट, सेकेंड वाले चार्ज के अगेंस्ट प्लस W23 हो गया। मान लो चौथा भी चार्ज लेके आए हैं, यहां लाके रखना है Q4, तो इन तीनों जो पहले से प्रेजेंट है उनके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो वो क्या हो जाएगा अपना W फर्स्ट चार्ज के अगेंस्ट 14, सेकेंड चार्ज के अगेंस्ट 24 एंड थर्ड चार्ज के अगेंस्ट W34। बस। अगर मान लो फिफ्थ चार्ज भी लाके रखना है तो क्या करेंगे, W15 उसमें आगे ऐड कर रहे हैं, W15 सेकेंड चार्ज के अगेंस्ट, W25 थर्ड चार्ज के अगेंस्ट, W35 एंड फोर्थ चार्ज के अगेंस्ट W45 एंड सो ऑन। जितने भी चार्ज आएंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अपन अरेंज कर सकते हैं। तो अभी तो अपन फिलहाल 3 के लिए लिख रहे हैं, एक बार बता देता हूं। तो सबसे पहले ये चार्ज नहीं है, ये भी नहीं है, पॉइंट लगाए कि वहां लाके रखना है। पहले जब Q1 लाके यहां रखेंगे कोई वर्क नहीं, जब आप Q2 यहां लाके रखेंगे तो फर्स्ट वाले के अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा W12। फिर जब तीसरा वाला लाएंगे तो इन दोनों के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, W13 प्लस W2। ओके, बस एंड सो ऑन, जितने चाहिए उतने लिख सकते हैं। चौथे का भी बता दिया, पांचवे का भी बता दिया। ना फॉर्मूले में कॉमन 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2, जो नंबर है वही 1 2, और डिस्टेंस उन दोनों के बीच में का R12। यहाँ पे Q1 Q3 दोनों के बीच में का डिस्टेंस 13 प्लस Q2 Q3 दोनों के बीच में का डिस्टेंस R23 एंड सो ऑन। 3 के लिए लिखा है, आप 4 के लिए भी लिख सकते हैं, 5 के लिए भी लिख सकते हैं एंड सो ऑन। तो देख लो एक बार, ये 3 चार्ज असेंबल करने थे, बट कैसे असेंबल करने थे, जहां एक्सटर्नल फील्ड नहीं है पहले से। तो जब पहला चार्ज लाएंगे कोई वर्क नहीं, सेकंड चार्ज लाए तो फर्स्ट के अगेंस्ट वर्क करना था, ये रहा। जब थर्ड चार्ज लाए तो दोनों के अगेंस्ट वर्क करना था, ये रहा 1 3 एंड 2 3। तो ये देख लो, अब यही असेंबल करने हैं, ये मिटा रहा वापस से, बट नो ने हटा देते, विथ कर देंगे, विथ एक्सटर्नल फील्ड। वहां पे एक्सटर्नल फील्ड है, इसका मतलब यहां समझो कोई चार्ज होगा तो उसकी फील्ड है, यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड है। अब एक्सटर्नल फील्ड है, अपन ले रहे विथ एक्सटर्नल फील्ड। पहले बिना एक्सटर्नल फील्ड के थे, यहाँ पे कोई चार्ज होगा जिसकी फील्ड है यहाँ पे, और अपने को वो यहाँ पे लाके असेंबल करना है इसके अगेंस्ट। ठीक है, तो अब ध्यान दो, टोटल वर्क है। अब डॉट रहने देते, चार्ज हटा देते। अब पहला चार्ज लेके आएंगे इंफिनिटी से यहां तक, इसके अगेंस्ट वर्क कर रहा है। मान लो इसका पोटेंशियल यहां है V1, तो अभी वर्क डन का फॉर्मूला क्या लिखा था पोटेंशियल का, वर्क डन फॉर यूनिट चार्ज, सो W इज इक्वल्स टू V इनटू Q। Q चार्ज है इनटू Q, वैसे ले रहे, तो वर्क डन आएगा V1 Q1। ठीक है, तो यहां पोटेंशियल था समझो V1। अब सेकंड चार्ज लाके रखेंगे यहां Q2, तो
तो इसका पोटेंशियल समझो यहाँ है V2, तो यहाँ लिखेंगे प्लस V2Q2। अब इसके अगेंस्ट तो वर्क हो गया, अब जो पहले से चार्ज यहाँ पे है ये, इसके अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा, तो थोड़ा गैप देके लिख ले 1 2। तो इसके अगेंस्ट पहला ये, इसके अगेंस्ट दूसरे चार्ज का वर्क डन ये, अब इसके अगेंस्ट भी वर्क डन है, तो ये W1। अब तीसरा चार्ज लाना है यहाँ पे Q3, तो पोटेंशियल है समझो V3 इसका यहाँ पे, तो वर्क डन आएगा, यहाँ लिख दे V3Q3। अब इसका इन दोनों के अगेंस्ट भी लिख लो, प्लस W12 प्लस W, थर्ड वाले का लिख रहे हैं 13 प्लस W2। देखिए W लिखा ही छोड़ दिया, W13 प्लस W2। तो ये तो अभी बताया था, तीन अगर बिना फील्ड के लाए तो, और ये अभी फील्ड की वजह से, तो ये वैसे रखो V1Q1 प्लस V2Q2 प्लस V3Q3 प्लस फर्स्ट चार्ज के लिए ये वर्क डन हो गया, सेकेंड चार्ज जब लाए तो ये वर्क डन प्लस ये वाला वर्क डन W1, और जब थर्ड चार्ज लाए इसका वर्क डन ये रहा, और इन दोनों के अगेंस्ट वर्क डन ये W13 प्लस W2। ये अभी लिखा था, कॉमन क्या निकलेगा वो निकाल लेते वैसे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 R12 Q1 Q3 R13 प्लस Q2 Q3 R23 एंड सो ऑन, जितने भी रहेंगे। ये फॉर्मूला भी अपन ने लिखा ही था, पर ये कब आएगा जब वहां इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से नहीं है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये और ऐड करने पड़ेंगे उसको। तो ये है वर्क डन इन असेंबलिंग अ सिस्टम ऑफ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू देयर प्रेजेंट लोकेशन। पहले अपन ने लिखा था नो एक्सटर्नल फील्ड, ये फॉर्मूला है विद एक्सटर्नल फील्ड। देखिए हुआ है अपने पहले वहां पे दो चार्ज के लिए था, यहाँ पर ने दोनों भी तीन तीन चार्ज के लिए किए एक रेट पर। नोट डाउन करो। इसे पूरा 11 12 का पूरा अच्छे से पढ़ो और फिर ये देखो तो पूरा समझ में आएगा। अपन रिवीजन ले रहे, फॉर्मूले एक्स्ट्रा होंगे वो बता दूंगा, और कॉन्सेप्ट एक बार वापस से रिवाइज हो रहे, और फॉर्मूले अपन डिराइव नहीं कर रहे, और फिर आप लोगों को 11 12 की जो अपने डेरिवेशन दिए है उसमें देखो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वीडियो तो अभी भी है, 12th का 11th का मैंने क्लास में पढ़ाया था, आप लोगों को नोट डाउन करना पड़ेगा।